गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, समग्र मांग और उसके घटक। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक को समझ लेते हैं कि समग्र मांग है क्या। तो समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग से अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था में एक समय अवधि, जो कि साधारणतः 1 वर्ष होती है, के दौरान सभी वस्तुओं सेवाओं की मांग से है। यानी समग्र मांग से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए जाने वाले कुल व्यय के जोड़ से है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि एग्रीगेट डिमांड जो है, जिसको हमने एडी से डिनोट किया है, वो है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी यानी है कंजम्पशन यानी उपभोग, आई है निवेश, निवेश व्यय से संबंध है यहाँ इसका। जी आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी सरकारी व्यय, प्लस एक्स माइनस एम जिसे नेट एक्सपोर्ट्स कहा जाता है, उसको इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम साधारण शब्दों में अगर आपसे कोई पूछे कि समग्र मांग से क्या अभिप्राय है, तो कोई भी देश में जो भी वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित की गई हैं उन पर जो व्यय किया गया है, वो उपभोग व्यय हो सकता है, निवेश व्यय हो सकता है, सरकार द्वारा किया गया व्यय हो सकता है, या आयात निर्यात पर किया गया व्यय हो सकता है। इन सब को हम जब जोड़ देते हैं तो हमें एग्रीगेट डिमांड प्राप्त होती है। तो जो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है, इन्हें एग्रीगेट डिमांड के घटक या कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। अब हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। सी क्या है? सी यानी उपभोग। तो उपभोग सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। जो एक्सपेंडिचर है हम उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है उपभोग व्यय और दूसरा होता है निवेश व्यय, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको इस तरह से, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसको निजी उपभोग भी कहते हैं, और जो आपका निवेश व्यय है उसको निजी निवेश व्यय भी कहा जाता है। तो हम अब निजी उपभोग व्यय क्या है? ऐसे ग्रस्त या पारिवारिक उपभोग व्यय भी कहते हैं इसको। देश के ग्रस्तों या परिवारों द्वारा एक लेखा वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं की गई मांग को शामिल किया जाता है। तो ये किसी भी देश की जो व्यक्तिगत प्रयोजन आय है, जो इंडिविजुअल डिस्पोजेबल इनकम है, उसको इंडिकेट करता है या उस पर निर्भर करता है। किसी भी देश का इंडिविजुअल डिस्पोजेबल इनकम जितनी अधिक होगी, जो उपभोग व्यय है वो उतना अधिक होगा, या निजी उपभोग व्यय उतना ही अधिक होगा। अगर किसी देश की डिस्पोजेबल इनकम कम है तो निजी उपभोग व्यय भी उतना ही कम होगा। जो नेक्स्ट व्यय है वो है निवेश व्यय, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? निजी निवेशकर्ताओं द्वारा उन वस्तुओं की खरीद पर किए जाने वाले व्यय से है जिससे उनकी पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है। यानी निवेश से अभिप्राय पूंजी स्टॉक में वृद्धि है, जिसे पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। तो आई का मतलब है निवेश व्यय। जो निवेश व्यय है वो भी हमारे 2 तरह का होता है। एक होता है स्वायत्त निवेश और एक होता है प्रेरित निवेश। जब हम आगे नेक्स्ट जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें हम 1 बाय 1 सी कंजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ हम और इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि स्वायत्त निवेश क्या होता है, प्रेरित निवेश क्या होता है, स्वायत्त उपभोग क्या है और प्रेरित उपभोग क्या है। तो अभी हम यहाँ ब्रीफली पढ़ लेते हैं कि सी यानी कंजम्पशन, आई यानी निवेश, नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट है वो है जी। जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है सरकारी उपभोग व्यय से अभिप्राय है सामूहिक उपभोग के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद पर किया जाने वाला व्यय।
यानी हम सीधे सीधे शब्दों में कहें कि सरकार के द्वारा सड़कों, डैम, पुल आदि के निर्माण पर जो व्यय किया गया है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा जो व्यय किया गया है उसे सरकारी व्यय कहा जाता है, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है एक्स माइनस एम। इसको हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट, यानी शुद्ध निर्यात। अब शुद्ध निर्यात कैसे निकालते हैं? एक्स में से एम को माइनस कर दो, यानी एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को जब हम माइनस कर देते हैं तो जो सम हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि निर्यात क्या है। तो निर्यात से अभिप्राय शेष विश्व द्वारा देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं के लिए की गई मांग से है। यानी निर्यात का क्या मतलब है कि हमारे देश में वो वस्तु उत्पादित हो रही है और शेष विश्व के द्वारा उसकी जो मांग की जा रही है उसे निर्यात कहा जाता है। आयातों से अभिप्राय विदेश में उत्पादित वस्तुओं के लिए देश के निवासियों द्वारा की गई मांग से है। यानी सिंपल शब्दों में हम कहें वो वस्तुएं कहाँ विदेश में उत्पादित हुई हैं परंतु उनकी मांग कहाँ हमारे देशवासियों द्वारा की गई है, तो उसे आयात कहा जाता है। तो इस प्रकार एक्स माइनस एम हमारा शुद्ध निर्यात है, जो एक हमारे जो समग्र मांग है उसका एक घटक है। तो इस तरह एग्रीगेट जो डिमांड है वो 5 कंपोनेंट से मिलकर बनी है: उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात, यानी आयात और निर्यात के अंतर से। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो है हमारा एग्रीगेट शेड्यूल, यानी समग्र मांग अनुसूची। समग्र मांग अनुसूची क्या होती है? ये जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं ये एक टेबल बनी हुई है जो वाई यहाँ आय को दर्शा रहा है, सी उपभोग को, आय निवेश को। तो समग्र मांग अनुसूची वह तालिका है जो आय के विभिन्न स्तरों पर लोगों के इच्छित व्यय को प्रकट करती है। तो हम यहाँ पर हमारी जो टेबल है उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हमने दिखाया नहीं है ताकि हम इजीली समझ जाएं कि मांग स्केड्यूल, एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल है क्या चीज़। तो आपने देखा ये विभिन्न आय के स्तर कौन कौन से 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ये क्या है? विभिन्न आय के स्तर हैं। उस पर हम बता रहे हैं कि अगर आय 0 है तो उपभोग कितना है? 20 है, और निवेश कितना है? 10 है। तो एग्रीगेट डिमांड कितनी हुई? 30। अगर आय 30 होगी, अगर आय 20 है तो आपका कंजम्पशन 25 है और निवेश कितना है? 10 है। तो टोटल एग्रीगेट डिमांड कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। तो इस तरह से एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल हमें क्या बताता है कि आय के विभिन्न स्तरों पर लोगों के इच्छित व्यय को प्रकट करता है। तो जैसे कि हम टेबल में देख ही रहे हैं कि हमने आय के विभिन्न स्तरों पर देखा कि उपभोग कितना है, निवेश कितना है, कंजम्पशन कितना, और इसको एग्रीगेट करके, इसको सम अप करके एग्रीगेट डिमांड को इंडिकेट कर रहा है। तो हमने देखा कि जब आय का स्तर निम्न है तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या है? निम्न है। यानी हमारी आय अगर 20 है तो एग्रीगेट डिमांड 35 है। अगर हमारी आय 40 है तो एग्रीगेट डिमांड 40 है। तो हमने देखा जैसे जैसे हमारी आय बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे समग्र मांग भी क्या होती है? बढ़ती है। अब हम इसको एक ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल को, तो इसे एग्रीगेट डिमांड कर्व कहते हैं। जैसे जो हम नेक्स्ट डायग्राम है उसमें देखें आप कि हमने जो भी हमारी अभी एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल थी उसको हमने एक ग्राफ में प्लॉट कर दिया है। जैसे भी आप देख रहे हैं ओ एक्स पर क्या इंडिकेट किया है हमने? इनकम को। ओ वाई एक्स पर हमने एग्रीगेट डिमांड को इंडिकेट किया है।
जो सी प्लस आई बराबर एग्रीगेट डिमांड है। हमने यहाँ क्या मान के चल रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बंद अर्थव्यवस्था है, इसलिए सिर्फ सी प्लस आई है, एक्स माइनस एम एब्सेंट है यहाँ पर। तो हम कर्व के शेप की तरफ देख रहे हैं कि जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ता जा रहा है, जैसे 20, 40, 60, 80, 120 जैसे जैसे होता जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। जो हमारी ओ वाई रेखा है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो एक 45 डिग्री की रेखा है, ये लाइन एग्रीगेट डिमांड और इनकम के इक्विलिब्रियम को इंडिकेट करती है। यानी इस रेखा के किसी भी बिंदु पर समग्र मांग आय के बराबर है, जो कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है उसको ई पॉइंट पर काटती है। तो इस तरह से अभी हमने पढ़ा, अभी हमने सिर्फ एग्रीगेट डिमांड के बारे में जाना है कि एग्रीगेट डिमांड है क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं एग्रीगेट डिमांड। तो हम ब्रीफली कहेंगे, किसी भी देश की किसी भी देश के एग्रीगेट डिमांड से अभिप्राय उसके संपूर्ण वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए व्यय से है। और वह व्यय कैसा हो सकता है, उपभोग पर व्यय हो सकता है, निवेश पर व्यय हो सकता है, सरकार द्वारा किया गया व्यय भी इसमें सम्मिलित है, और अन्य देशों के साथ जो वस्तुएं आयात निर्यात की गई हैं उसके व्यय को योग को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में और एक एक करके हमने जो इसके कंपोनेंट्स पढ़े हैं उनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उपभोग क्या है, निवेश क्या है, कितने प्रकार का होता है, सरकारी व्यय क्या है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर, फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।